विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे साथियों, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कक्षा 12 राजस्थान बोर्ड में भारत भूगोल अध्याय 13, जिसमें हमने पढ़ा था भारत जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि से संबंधित भारत में जनसंख्या के वितरण को नियंत्रित करने वाले भौगोलिक कारक और मानवीय कारकों में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारकों के बारे में, राजनीतिक कारकों के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। उसी प्रकार भारत में सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश व राज्यों का अध्ययन किया था। जनसंख्या वितरण व घनत्व से तात्पर्य के बारे में हमने पढ़ा था। 1901 से 2011 की जनगणना के अनुसार हमने जनसंख्या घनत्व का हमने क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कि भारत में जनसंख्या के घनत्व को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं, यानी 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। उच्च जनसंख्या घनत्व है, मध्यम जनसंख्या घनत्व है, निम्न जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। तो प्यारे साथियों, मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर YouTube चैनल पर ये मेरा पहला प्रयास है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। लॉकडाउन के चलते हमारे विद्यालय में काफ़ी लंबे समय से भी कक्षाएं बाधित है, जिसके चलते अभी हमारे विद्यालय के द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं चालू की गई है, तो उसी का ये प्रयास है। तो आइए हम पढ़ते हैं आगे का टॉपिक, उच्च जनसंख्या घनत्व वाले। देखो विद्यार्थियों, हमने पिछले टॉपिक में जो पढ़ा था उसी के अनुसार ही बता रहा हूँ। देखिए, भारत में हमने पढ़ा था कि सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार है। तो हम यहाँ उच्च जनसंख्या घनत्व की बात करें, उच्च जनसंख्या घनत्व यानी वो क्षेत्र जहां जनसंख्या का घनत्व है 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, यानी 500 व्यक्ति या उससे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है प्रति वर्ग किलोमीटर में। अब देखो, बिहार का 1102 है। उसी प्रकार हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि पश्चिम बंगाल में 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ना, पश्चिम बंगाल में भी जनसंख्या घनत्व अधिक है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का पढ़ा था, तो है ना, उसी प्रकार हरियाणा का पढ़ा था। तो यहाँ जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, मतलब कि जनसंख्या का घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि यहाँ आपको पता है कि ये ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है ना, कृषि प्रधान क्षेत्र है। और कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण साथ साथ आपको पता है यहाँ सदाबहार नदियां बहती है, और हर साल आपको पता है कि ये नदियां अपने साथ में उपजाऊ मिट्टी भाकर लाती है, जिसके चलते यहाँ चिकनी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का जमा होता रहता है, जिसके कारण यहाँ कई प्रकार की जो वर्ष में कई प्रकार की फसलें बोई जाती है, और जिनसे उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिला है ना। जैसे आज अगर अपन बात करें, भारत में सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या की बात कर रहा हूँ, सर्वाधिक जनसंख्या जो ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है वो हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार 90% जनसंख्या वहाँ ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, वहां पर 90%। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में लगभग आप देख लो कि 2011 की जनगणना के अनुसार 89% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। ऐसे ही अगर अपन उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में 77% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। मतलब ये ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है, कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ आपको पता है कि समतल उपजाऊ मिट्टी के मैदान है ना, और काप मिट्टी के मैदान है। ये नदियां अपने साथ में काप मिट्टी भाग लाती है। सिंचाई के साधनों की कोई कमी नहीं है, और पीने के लिए पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध है। नदियां, आपको पता है कि नदियों का जो जल होता है वो मीठा होता ही है, पीने योग्य पानी होता है। हिमालय पर्वत से ये नदियां साल भर बहती रहती है। और उसी प्रकार अगर अपन देखें तो इन्हीं वजह से यहाँ जो जनसंख्या का जमाव है वो संघन पाया जाता है, यानी जनसंख्या का जो जमाव है वो संघन जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ पर अपन ने पढ़ा था कि जनसंख्या वितरण और फैलाव किस वजह से कहाँ जमाव अधिक पाया जाता है, कहाँ कम पाया जाता है। तो ये वही क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या का जमाव 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है। यदि अगर हम अभी जहाँ यहाँ बात आ रही है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आपने छोटी क्लासों में पहले पढ़ा होगा कि आज अगर अपन बात करें, भारत में कई ऐसे राज्य है, मतलब कि राज्य है जिनके जिले हैं या कोई नगर है, महानगर है, कोई शहर है, वो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। आज अगर अपन बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में आप देखो कि आगरा है ना, आगरा के बाद में बात करें, आगरा यमुना नदी के किनारे है। उसी प्रकार अयोध्या है, वो सरयू नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। उसी प्रकार अगर अपन बात करें जो प्रयागराज है, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे, है ना, वो भी आपको पता है कि ये गंगा यमुना नदियों के किनारे के संगम पर स्थित है। उसी प्रकार अगर अपन बात करें वाराणसी है, तो गंगा नदी के किनारे है। तो ये अधिकांश जो क्षेत्र है ये नदियों के किनारे बसे हुए हैं, यानी नदी के किनारे ये प्राचीन काल से ही बसे हुए हैं। और ये नदी के किनारे इसलिए बसा करते थे क्योंकि आसानी से जल परिवहन का कार्य हो सकता है, मछली पालन का कार्य किया जा सकता है, पशुओं को पेयजल उपलब्ध हो जा सकता है, इंसानों के लिए पेयजल का उपयोग हो सकता है। साथ साथ में आपको पता है कि कृषि के कार्य के विकास को बढ़ावा मिल सकता है, यानी रोजगार के साधन, बेहतर सुविधाएं आपको पता है कि जो विकसित हुई है वो नदियों के किनारे ही आपको पता है कि ये विकसित हुई है। प्राचीन काल की जो सभ्यता है वो नदियों के किनारे ही आपको पता है कि अपनी बस्तियों को बसाया करती थी। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा। अगर अब देखो, अगर अपन बिहार की बात करें, बिहार जैसे अभी आपको पता है कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है। बिहार का शौक जैसे कोसी नदी को कहते हैं,
तो बिहार में भी कई ऐसी नदियां हैं जो बहती रहती है और उन नदियों के कारण आपको पता है कि यहाँ उपजाऊ मिट्टी बहती रहती है। जैसे बिहार में आपने अपने कक्षा 11 के भूगोल में पढ़ा था, जैसे गंडक नदी है ना, गंगा नदी है ना। तो गंगा नदी आपको पता है वैसे तो उत्तराखंड में गंगोत्री से निकलती है, पर ये बिहार से होकर के भी गुजरती है, तो मतलब आगे जाके बंगाल के खाड़ी में गिरती है। तो बिहार की कोसी नदी है, गंडक नदी है, उसके अलावा आपको पता है कि जैसे महानंदा है या बागमती है, कई ऐसी नदियां हैं, जैसे सरयू है ना। ये नदियां मतलब कि बिहार से होकर के गुजरती है और अपने साथ में चिकनी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी भागड़ आती है जो बहुत ही उपजाऊ होती है। तो उसी प्रकार हम आगे पढ़ते हैं, देखो जैसे उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश में भी कई नदियां बहती है। उत्तर प्रदेश में जैसे भी मैंने आपको बताया कि गंगा नदी है, उत्तर प्रदेश, ये गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री से निकलती है ना। तो ये उत्तर प्रदेश में जो प्रवेश करती है, ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। उसी प्रकार अगर अपन बात करें यमुना नदी, यमुना नदी भी आपको पता ही है कि यमुनोत्री से निकलती है उत्तराखंड में, परंतु ये यमुना नदी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में प्रवेश करती है ना, सहारनपुर जिले के साथ प्रवेश करती है। और उसी प्रकार अगर अपन बात करें उत्तर प्रदेश की, तो आप ये देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश में जैसे अभी मान लो लखनऊ है, लोग लखनऊ गोमती नदी के किनारे है ना। यानी अधिकांश जो नदियां हैं, मतलब कि सदावाहिनी नदियां हैं, ये हिमालय से निकल करके आपको पता है कि हर साल यहाँ उपजाऊ मिट्टी का मैदानों का निर्माण करती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे खादर है, बांगर है, भांबर है, तराई है, इन क्षेत्रों के बारे में। उसी प्रकार अपने जैसे भी मान लो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, जो कि आपको पता है कि गोरखपुर से है और गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? राप्ती नदी के किनारे है। और उसी प्रकार आपको पता है कि यहाँ मध्य प्रदेश से भी कुछ नदियां आती है, जैसे चंबल नदी है, बेतवा नदी है, केन नदी है। तो ये नदियां ही आपको पता है कि वहाँ कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देती है, उद्योगों के विकास को बढ़ावा देती है, क्योंकि कृषि से ही उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। तो बेहतर सुविधाएं है ना, और उद्योगों के विकास को बल मिलने के कारण वहां रोजगार के साधनों में वृद्धि हुई है। तो अब ये जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे उत्तर प्रदेश का बताया, बिहार का बताया, ऐसे पश्चिम बंगाल का भी मैं आपको बता सकता हूँ कि पश्चिम बंगाल में जैसे मैंने पढ़ा था कि दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है ना। तो यहाँ भी दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना का विकास किया गया है ना। रोजगार के साधनों की यहाँ पे भी कोई कमी नहीं है। जैसे आपको पता है कि जैसे भी अपन कोलकाता की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, 18वीं शताब्दी में आपको पता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी शुरुआत आपको पता है यहीं से हुई थी। इसका ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया कोलकाता। तो दूसरी बात आपको पता है, कोलकाता भी खुद हुगली नदी के किनारे है ना। कोलकाता पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत आगे है ना। उसी प्रकार आपको पता है कि आज अगर हम जूट उद्योग की बात करें, तो पश्चिम बंगाल में भारत में सर्वाधिक आपको पता है जूट का उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल है ना, तो बिहार है, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। उसी प्रकार सुंदरवन का डेल्टा इसके लिए प्रसिद्ध है। और दूसरी बात अगर अपन बात करें, तो जैसे अभी मान लो पश्चिम बंगाल में जो अपने लोहे इस्पात कारखानों की दृष्टि से अगर हम बात करें, मतलब यहाँ लोहा इस्पात उद्योग का भी विकास हुआ है, रोजगार की दृष्टि से ये आगे है। कोलकाता का जैसे पश्चिम बंगाल में फरक्का परियोजना है, गंगा नदी के अंदर फरक्का परियोजना, फरक्का बांध बना हुआ है। तो जहाँ बांध है वहाँ कृषि है, वहाँ पशुपालन है, वहाँ पेयजल है, सिंचाई की साधन है, तो वहाँ बेहतर सुविधाएं हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। उसी वजह से जनसंख्या वहाँ आकर्षित होती है। और पश्चिम बंगाल की जलवायु मानव निवास के अनुकूल है, तो वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। और उसी प्रकार अब देखो पश्चिम बंगाल की जैसे अपन बात करें, तो दुर्गापुर लोहा इस्पात कारखाना है ना, दुर्गापुर है। या इसके अलावा आपको पता है कि यहाँ हमने पढ़ा था कि कोलकाता के पास में हल्दिया बंदरगाह है। बंदरगाह भी आपको पता है यहाँ विकसित हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से। आपको पता है कि विदेशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जा रहा है ना। अब देखिए ये बंगाल टाइगर रिजर्व है ना, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है बंगाल टाइगर रिजर्व है। सुंदरवन का डेल्टा आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये यहीं स्थित है। तो मतलब कि रोजगार के साधनों में भारत में सर्वाधिक जो चावल का उत्पादन होता है वो भी आपको पता है पश्चिम बंगाल में होता है ना। चावल का सर्वाधिक उत्पादन इन्हीं क्षेत्रों में होता है। और उसके बाद में पश्चिम बंगाल का हमने पढ़ लिया। हरियाणा की बात बताओ, हरियाणा में भी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक हो जाता है, क्योंकि इन अभी देखो पंजाब में भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना से आपको पता है कि हरियाणा के क्षेत्रों को भी सिंचित किया जा रहा है, तो हरियाणा के विकास को बढ़ावा मिला है ना। अभी मैंने आपको बताया कि बांधों के कई बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती है, जिससे आपको पता है कि वहाँ जनसंख्या बढ़ जाती है ना। अब देखिए अगर अपन दक्षिण भारत की बात करें, उत्तर भारत का मैंने भी आपको बताया, दक्षिण भारत की अगर अपन बात करें, तो दक्षिण भारत में आप स्वयं देखिए जैसे भी मालाबार तट है ना। मालाबार तट अगर मान लो प्रश्न बनता है कि केरल का तट किसे कहते हैं, तो मालाबार तट को केरल का तट मालाबार तट को कहते हैं। आज मालाबार तट जो है वो केरल में स्थित है। तो केरल में भी कई प्रकार के उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिला। आज भारत में सर्वाधिक साक्षरता देख लो आप केरल के अंदर है
है ना, 93.91% सर्वाधिक साक्षरता है। तो अब यहाँ केरल में भी आप देखो कि जब हमारे यहाँ पर मानसून आता है ना, दक्षिणी पश्चिमी जब मानसून आता है तो मानसून से पश्चिमी घाट के मलाबार के तटवर्ती क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है। और यहाँ आपको पता है कि कई प्रकार की कृषि को बढ़ावा मिला है। जैसे आपको पता है भारत में काजू का उत्पादन अधिक होता है, काजू है, काली मिर्च है, सुपारी है, कागज उद्योग को बढ़ावा मिला है ना, यानी कई प्रकार के आपको पता है कि उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिला है। और ऐसे ही आपको पता है कि सूती वस्त्र उद्योग है ना, ये सब। और दूसरी बात, केरल के जो समुद्र की जो तटवर्ती क्षेत्र है उनमें मछली पकड़ने का भी कार्य किया जाता है। तो मछलियों से तेल निकलता है, उनसे खाद बनती है, तो कई प्रकार के उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिला है। तो ये हमें पता होना चाहिए। उसी प्रकार अगर हम मालाबार तट के अलावा अगर और भी मैं आपको बताऊं तो जैसे भी मान लो ये अपने तमिलनाडु का भाग है, तमिलनाडु के जो उच्च प्रदेश है ना, तमिलनाडु के जो उच्च भूभागीय प्रदेश है जहां आपको पता है कि बागवानी कृषि की जाती है या बागायती कृषि की जाती है। हमने कक्षा 10 में भी पढ़ा था कि ये बड़े बड़े बागानों में की जाती है। तो तमिलनाडु में भी आपको पता है कि यहाँ कई प्रकार के उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिला है। जैसे यहाँ चंदन के वृक्षों की बहुतायता है, चावल का उत्पादन होता ही है ना, दालों का उत्पादन भी खूब होता है, कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों का विकास हुआ है ना। ऐसे ही आपको पता है कि अगर हम यहाँ बागवानी कृषि की बात करें तो यहाँ चाय के बागान है ना, चाय है, कॉफी है, रबड़ है ना, कई प्रकार के बागानों के विकास को बढ़ावा मिला है। तो जनसंख्या का घनत्व या जनसंख्या का जमाव उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है जहां या तो बेहतर सुविधाएं होती है ना, या आपको पता है वहाँ कृषि के पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध है, सिंचाई के साधन उपलब्ध है, पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ की जलवायु मानव निवास के अनुकूल है। तो ये वो कारक है जहाँ जिसकी वजह से वहाँ जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। अब देखो अगर अपन बात करें तो इस ये जो तमिलनाडु का जो भाग है, तमिलनाडु में आपको पता है कि यहाँ एक नदी है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी का जो डेल्टाई भाग है इन क्षेत्रों में भी जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है, यानी 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है। अब इसके पीछे क्या कारण है कि गंगा नदी के डेल्टाई भागों में क्या किया जाता है? तो देखो यहाँ गहन कृषि की जाती है ना। आप शायद आपने 8वीं 9वीं की किताबों में ये पहले पढ़ा भी होगा है ना, 10वीं की किताबों में पढ़ा होगा कि गहन कृषि के बारे में। गहन कृषि एक ऐसी कृषि होती है जिसको संघन कृषि भी कहते हैं, यानी ये एक ऐसी कृषि है जिसमें एक वर्ष में कई प्रकार की फसलें ली जाती है। जैसे अपन पढ़ते हैं ना कि रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, तो एक वर्ष में कई फसलें ली जाती है ना। इन फसलों से उद्योगों को कच्चा माल भी मिलता है, उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिलता है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कृषि के विकास को जो बढ़ावा मिल रहा है, तो अब यह जो संघन कृषि, गहन कृषि, इसमें होता क्या है? इसमें भूमि का जो क्षेत्रफल होता है वो कम होता है, भूमि का क्षेत्रफल कम होता है। और आपको पता है कि कम भूमि के ऊपर आपको पता है कि अधिक से अधिक फसल का उत्पादन किया जाता है। जैसे उत्तम किस्म की खाद है ना, उत्तम किस्म के बीज है, उत्तम किस्म के यंत्र है, उपकरण है ना, और अधिक से अधिक श्रम का काम में लेकर के या पूंजी को काम में लेकर के फसल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। आपने पहले पढ़ा भी होगा जैसे हरित क्रांति है ना, उसमें भी यही हुआ था। तो ये गहन कृषि में, संघन कृषि में यही होता है। अब देखो हम पढ़ते हैं, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब यहां बात आ रही है कि मध्यम जनसंख्या घनत्व की, यानी भारत के वो प्रदेश जहां जनसंख्या का घनत्व मध्यम पाया जाता है। जैसे यहां जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है 300 व्यक्ति से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना पाया जाता है? 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी इसके अंदर कौन से भाग आएंगे? अब आप देख लो कि हमने अभी उत्तर भारत की बात करी थी। उत्तर भारत में हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश के बारे में है ना, बिहार है, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, इन क्षेत्रों में पढ़ा था। अब उत्तर भारत के साथ साथ उत्तर भारत के नजदीक की जो निकटवर्ती क्षेत्र है उनमें सबसे पहले आता है महाराष्ट्र, है ना। तो महाराष्ट्र में भी आपको पता है कि जनसंख्या का जमाव, यहाँ पे भी जो मध्यम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, उसके पीछे क्या कारण है? देखो महाराष्ट्र को वैसे तो आपको पता ही है कि फिल्म इंडस्ट्री वाला इलाका कहते हैं। साथ साथ आपको पता है यहाँ सूती वस्त्र के विकास को बढ़ावा मिला है। मुंबई में सबसे पहले भारत में सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिला, है ना। उसी प्रकार मुंबई में आपको पता है कई प्रकार के जैसे मछली उद्योग है, या अगर मान लो यहाँ कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, रेडियो उद्योग है, टेलीविजन उद्योग है ना। या आपको माना कि जैसे कृषि के उपकरण है, औजार है, या मान लो यहाँ रासायनिक खाद्य उर्वरक बनाई जा रही है। तो मतलब कि कई प्रकार से यहाँ कई प्रकार के उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिला है। महाराष्ट्र में मुंबई है, नासिक है, कोल्हापुर है, सोलापुर है ना, अमरावती, औरंगाबाद, यहाँ इन क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को बहुत बढ़ावा मिला है ना। और उसी प्रकार अगर अपन जैसे भी मान लो गुजरात की बात करते हैं ना, गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी क्या हुआ है? महाराष्ट्र और गुजरात में जो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक क्यों पाया गया है? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए बहुत ही लाभदायक है, काली मिट्टी। और
ये मिट्टी कपास की खेती के लिए लाभदायक है, जिसके कारण यहाँ सूती वस्त्र उद्योग के विकास को बढ़ावा मिला है। ऐसे गुजरात में देख लो, हमारे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को, है ना। उसी प्रकार आपको पता है सूरत का भाग है, जामनगर है, भावनगर है, राजकोट है, बड़ौदा है। यहाँ मतलब कि कपड़ा उद्योग को, सूती वस्त्र उद्योग को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है। ऐसे ही आपको पता है कि भारत में जो अगर सफल सीमेंट कारखाने की बात करें, गुजरात के पोरबंदर में लगाया गया 1914 में। ऐसे ही आप देख लो कि यहाँ नमक के विकास को बढ़ावा मिला है। नमक उद्योग भारत में सबसे ज्यादा जो नमक होता है गुजरात में होता है। और अगर अपन दूसरी बात अगर और देखें तो यहाँ आपको पता है कि दुग्ध उत्पादन भी खूब होता है। अमूल जो उत्पादन है, अमूल मिल्क मैन ऑफ इंडिया है ना, तो अमूल डेयरी का बहुत बड़ा प्लांट है। तो गुजरात, महाराष्ट्र है ना, यहाँ मध्यम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अगर हम इसके अलावा और भी अगर अपन देखें तो आप ये देखो, जैसे तेलंगाना की तरफ जाते हैं, रॉयल सीमा का पठार वाला भाग है ना, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तो इन क्षेत्रों में भी जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यहाँ पर भी कई प्रकार के उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिला है। अभी आप देख लो कि गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना है, या आंध्र प्रदेश में ये आपकी जो नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है कृष्णा नदी के किनारे, तो यहाँ पर भी विशाखापत्तनम, आपको पता है कि समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में, है ना, भारत का एक जो समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में लोहा इस्पात कारखाना है। इसी प्रकार कई प्रकार के यहाँ उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिला है। रासायनिक उद्योग यहाँ है, विकसित हुए हैं। उसी प्रकार यहाँ रत्न है, या आभूषण है, या सूती वस्त्र उद्योग है ना, कई मतलब कि कुल मिलाकर के सीमेंट उद्योग है। तो ऐसे कई उद्योग है जिसकी वजह से यहाँ जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। और यहाँ की जो जलवायु है वो मानव निवास के अनुकूल है, और मछली पकड़ने का तो कार्य किया जाता है। और भारत का सबसे आपको पता है कि गहरा बंदरगाह भी विशाखापत्तनम ही है। तो ये जो समुद्र की जो तटवर्ती क्षेत्र है, इनमें जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। मतलब कि 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसके साथ साथ अगर अपन बात करें तो आप देखो कि बिहार और झारखंड का, ये बिहार तो छोड़ दो आप, जैसे भी मान लो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में भी जनसंख्या का जो जमाव है 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। तो उसी प्रकार इसके पीछे यहाँ जनसंख्या घनत्व मध्यम क्यों पाया जा रहा है? या तो यहाँ आपको पता है कि जल की कमी है, यानी मतलब पीने योग्य पेयजल की कमी है, सिंचाई के साधनों की कमी है, या मान लो यहाँ की जो भूमि है, या मान लो यहाँ का जो धरातल है वो कृषि के अनुकूल नहीं है, या मान लो यहाँ कृषि के विकास को बढ़ावा नहीं मिला है। तो इसी वजह से यहाँ जो जनसंख्या घनत्व मध्यम पाया जाता है। आज अभी मान लो जैसे भी महाराष्ट्र की भी मैं आपको बताता हूँ कि महाराष्ट्र का जो नासिक है वो गोदावरी नदी के किनारे है। महाराष्ट्र का जो नासिक है वो गोदावरी नदी के किनारे है। ऐसे ही आपने नाम सुना होगा सूरत, गुजरात का सूरत भी आपको बताना चाहिए कि ताप्ती नदी के किनारे है ना। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। तो मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि नदी घाटियों के किनारे या नदी के किनारे ही आपको पता है कि रोजगार के साधन उपलब्ध होते थे, उपजाऊ मिट्टी मिल जाती है ना, और पेयजल है, पशुपालन है, मछली पालन है, जल परिवहन का कार्य हो सकता था। इस कारण ये प्राचीन काल से आज तक कई ऐसे क्षेत्र है, नगर महानगर शहर है, जो नदियों के किनारे अपनी बस्तियों को बसाया करते थे, जिसके कारण वह जनसंख्या का जमाव अधिक विकसित हो गया। ऐसे अगर अपन बात करें तो आप ये देख लो कि जैसे भी मान लो नर्मदा नदी है ना, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा नदी है, तो मध्य प्रदेश में जबलपुर जो क्षेत्र है ना, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है ना, जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे है। उसी प्रकार अब हम पढ़ते हैं, देखो अगली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगला जो टॉपिक है वो है निम्न जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र, यानी भारत में निम्न जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश कौन से हैं। यदि हम निम्न जनसंख्या घनत्व वाली बात करें तो भारत में निम्न जनसंख्या घनत्व है, जैसे कि ऐसे भूभाग जहां जनसंख्या का जो घनत्व है वो 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है, यानी 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, आज हमारा भारत का जो हिमालय का जो उत्तरी पूर्वी भाग है, जहां आपको पता है कि विषम परिस्थितियां हैं, उबड़ खाबड़ धरातल है ना, और आपको पता है कि उबड़ खाबड़ धरातल होने के कारण या धरातली विषमता होने के कारण वहाँ जो जनसंख्या का जमाव है वो कम पाया जाता है। जैसे हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र है ना, और कृषि भूमि का क्षेत्रफल कम है, वहाँ की जो पर्वतीय क्षेत्र है वो कृषि भूमि के अनुकूल नहीं है ना। उसी प्रकार अगर अपन बात करें तो आज हमारा जो ये देख लो पश्चिमी राजस्थान का देख लो आप, है ना, पश्चिमी राजस्थान का भाग देख लो। पश्चिमी राजस्थान में जो थारका मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल है, इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। इसके साथ साथ अगर अपन देखें तो आप देखो छत्तीसगढ़ का भाग है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, या मान लो उड़ीसा का पठारी भूभाग है जहाँ जनजातियां निवास करती है ना। अभी जैसे अपन कक्षा 12 में पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के अंदर आपको पता है कि जैसे गोंड जनजाति है ना, तो यहाँ मतलब कि जनजातियों के बारे में, या अपन भीलों के बारे में पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर, या ऐसी कई जनजातियां हैं जो इन्हीं निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में निवास करती है ना। तो जनजातियां उन क्षेत्रों में निवास करती है जहां आपको पता है कि घने जंगल हो, उबड़ खाबड़ वाले इलाके हो, है ना, तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाके हो,
विषम परिस्थितियों में ही आपको पता है वहाँ अपने आप को निवास करते हैं, है ना। ऐसे अपन कक्षा 12 के अंदर अपन दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जनजातियों के बारे में, विश्व की प्रमुख जनजातियां। तो ये वही क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है, परिस्थितियां मानव निवास के अनुकूल नहीं हो पाती है, कहीं कृषि के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, पेयजल के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे ही आपको पता है कि हमारे भारत का जो कर्नाटक का भाग है, कर्नाटक का जो पूर्वी भाग है ना, उन कर्नाटक के पूर्वी क्षेत्र में भी वहाँ का जो धरातल है वो मानव निवास के अनुकूल नहीं है, विषम परिस्थितियां हैं, जिसकी वजह से वहाँ जनसंख्या कम पाया जाता है, विरल जनसंख्या पाई जाती है ना। अगर राजस्थान की बात करें तो आप देख लो कि राजस्थान में जो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है ना। अभी ऐसे अपन ने ये तो निम्न जनसंख्या वाले ये सारे पढ़ लिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा राजस्थान भी, अगर अपन देखें, राजस्थान में भी कुछ ऐसे जिले जहाँ जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। जैसे भी मान लो जयपुर का भाग देख लो, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जयपुर है, भरतपुर है, दौसा है ना, अलवर है, यहाँ जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा यही है कि यहाँ आपको पता है रोजगार के साधन खूब है और जो मिट्टी है वो कृषि के अनुकूल है, बेहतर सुविधाएं उपलब्ध है, जिसकी वजह से यहाँ जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। तो ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर अपन देखें तो अदरवाइज हमारे सिलेबस के अनुसार इतना ही है। और अगले टॉपिक में हम एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।